हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मूल विधि। बहुत बच्चों को मूल विधि पे शिकायत थी कि उन्हें समझ में नहीं आती है कि कहाँ से पढ़ें या कैसे पढ़ें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाएँ। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मैं आपको एक ऐसी सीरीज़ में जोड़ रहा हूँ जिस पे आप मूल विधि, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। बस आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखिएगा, सारी अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स हो तो नोट्स बनाइए और जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर वीडियो पे ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मैं रोज़ एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे मूल विधि के। तो आप लोग आज चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, मूल विधि में भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। और जिनको भी क्वेश्चन के आंसर आते हो तो वो प्लीज़ कमेंट में आंसर उसका दे सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू हुई। तो ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर 1860, दूसरा 6 दिसंबर 1860, तीसरा 1 जनवरी 1861, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से। तो जिसको भी ऑप्शन आता हो, मतलब आंसर आता हो, तो वो कमेंट में लिखें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन, मतलब इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1862 से हुआ था, मगर ये जो अधिनियम था ना, वो गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी, मगर जो पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट में आया वो 1 जनवरी 1862। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 जनवरी 1862 लिखा हो तो आप लोग ऑप्शन नंबर यही डालेंगे। जब ये ना लिखा हो तो आप 6 अक्टूबर 1860 भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैम जिसको भी आता हो वो कमेंट में आंसर दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, ठीक है। आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। तो जिसको भी आता हो वो कमेंट में आंसर करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बताना चाहता हूँ कैसे। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है, ठीक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मतलब इन लोगों को वसूली भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी देश को अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट भी मिली हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिसरिया से तात्पर्य है। तो जिसको भी आता हो करिए। ऑप्शन नंबर ए आश, बी ज्ञान, सी हेतु, डी दुराशय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अपराध के जो मैं बताना चाहता हूँ कि अपराध जो होता है ना, उसके 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मानव, ठीक है। मानव ही नहीं होगा तो भैया अपराध नहीं होगा ना, इसलिए पहला क्या होता है? मानव। दूसरा क्या होता है? आपराधिक मन स्थिति या फिर दुराशय, ठीक है। क्या होता है? मतलब कि मन में स्थिति कैसे चल रही है, मतलब कैसा सोच रहा है उसके लिए। तीसरा क्या होता है? अपराधिकृत, क्या अपराधिकृत जो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर और चौथा कौन सा होता है? ऐसे अपराधिकृत से मानव अथवा समाज को क्षति, मतलब कि जो जिसकी वजह से ऐसा अपराध तुम कर रहे हो जिसको मानव और समाज को बहुत ज़्यादा उन पे परेशानी झेलना पड़े, तो वो भी क्या होता है? इस अपराध की श्रेणी में आता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि क्या नहीं आता है, जो ऐसा कार्य जो मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। मोटिव जो होता है ना, वो आवश्यक तत्व नहीं है अपराध का, ठीक है। अब चलते हैं 5वें नंबर में। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत
तत्व हैं। तो वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला दोनों। जिसको फोर्थ समझ में आया होगा वो फिफ्थ कर लेगा। पहला ऑप्शन है इंसान द्वारा किए गए, क्यों आपराधिक इरादे, आर कोई अवैध कार्य या चूक, एस किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो इनमें आपको एक सीरीज़ बनानी है, बनाएंगे कैसे बनाएंगे आप लोग, जिसने पहले से पढ़ा होगा वो 4 नंबर से समझा होगा, 5वां कर लेगा। तो इसको आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मैंने क्या बताया था, 4 जो मूलभूत तत्व हैं वो है पहला मानव, ठीक है, पहला क्या है, मानव है, इंसान द्वारा किए गए। फिर दूसरा क्या होता है, आपराधिक मन स्थिति या फिर दुराशय। तीसरा क्या होता है, आपराधिक कृत्य तत्व, ठीक है। और चौथा क्या होता है, ऐसे कृत्य जिसमें मानव अथवा समाज को क्षति होती हो। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता 1807 में लॉर्ड मैकॉले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है, ठीक है। तो 1860 में जो है ना लॉर्ड मैकॉले द्वारा, वो कौन कौन सी है संहिता में, ठीक। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, बी है बुनेई, सी है श्रीलंका। तो ऑप्शन ए देख रहे होगे, बी देख रहे होगे, सी देख रहे होगे, डी देख रहे होगे। कौन सा ऑप्शन है जिसको आता हो तो कमेंट में करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये तीनों ही जो है ना वो शामिल है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये तो हर व्यक्ति ये वाला क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है, ये कॉमन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपका सेंस अच्छा होगा तो आप टिक लगा दोगे तुरंत। तो उसमें ऑप्शन नंबर पहले लिखा हुआ है 15 वर्ष के ऊपर की आयु वाली किसी भी महिला का, 18 वर्ष की ऊपर की आयु की किसी भी महिला का, 21 वर्ष की आयु वाले में, या फिर हम कह सकते हैं जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब जो स्त्री होती है तो वो जन्मजात से ही होगी ना, वो ना 21 ना 15 ना 18, इसका तो कोई मायने ही नहीं रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो जिसको भी आता हो आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल विधि। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और यूपीएसआई की तैयारी आपको बहुत अच्छे से होगी यहाँ पर। तो बताइए क्या आंसर होगा। भारत को परिभाषित किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। तो ए है संज्ञान के, या दूसरा अनुमोदन के, या फिर सी बेईमानी से, या फिर कलह से। तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत लोगों ने दिया होगा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बेईमानी से। मैं बताना चाहता हूँ कैसे। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति को संदोष तरीके से लाभ पहुंचाना या अन्य व्यक्ति को संदोष तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे वो बेईमानी के इरादे से करना कहा जाता है। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं किसको किसको आता हो। आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर करिए जितने भी आपने स्कोर किया हो। तो सामान्य अस्त्र से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 334, धारा 149, धारा 297 और धारा 316। तो जिसको भी आंसर आता हो तो वो लोग कमेंट के ज़रूर करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान आस्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में समान उद्देश्य, ठीक है, क्या है, समान उद्देश्य है। और धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में जो कब्रिस्तान होते हैं ना उनके बारे में बताया गया है, अत्याचार। और एवं 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित से करने से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।
तो आप लोगों को अच्छा लगा हो ना वीडियो तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। आपको मूल विधि के सारे टॉपिक यहीं से तैयार करा दिए जाएंगे, आप लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि यूपीएसआई में मूल विधि में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।